नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कानूनी जानकारी से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल लिटरेसी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खाद्य मिलावट आज देश में एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। हमारी रोजमर्रा की खाने वाली चीजों में मिलावट होना एक स्लो पॉइजन की तरह है, जो हमारे शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला करते जाता है। लेकिन भारत में खाद्य मिलावट को रोकने के लिए कौन से कानून बनाए गए हैं और ये कितने कारगर हैं, आज इसी विषय पर हमारी बात होगी। चलिए शुरुआत करते हैं लीगल लिटरेसी की। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो पर। मैम, सबसे पहले तो आपसे हम यही समझना चाहेंगे कि खाद्य मिलावट, इसकी परिभाषा क्या है और ये भारत में महत्वपूर्ण चिंता के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? जी, जैसे हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब हम छोटे थे तो हमने सुना था कि दूध में पानी मिला करके हमें ग्वाला दे करके जाता है। उसी प्रकार से धीरे धीरे हमको ये चीजें पता चली कि जैसे अगर शहद है तो शहद में शुगर सिरप डाल के दे दिया जाता है, ग्लूकोज डाल के दे दिया जाता है। कई मसाले जो रोजमर्रा के जीवन में हमारे लाइफ में आती हैं, मसाले जो हम यूज करते हैं, हल्दी हो गया, धनिया पाउडर हो गया, चिल्ली पाउडर हो गया, इन सब में भी तरह तरह के आर्टिफिशियल कलरिंग सब्सटेंसेस डाल दिए जाते हैं। इवन ब्रिक पाउडर भी डाल दिया जाता है, जो ईट का पाउडर है वो भी डाल दिया जाता है। उसी तरीके से जो रोज हमारे घर में सब्जियां आ रही है, फल आ रहे हैं, तो फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे आर्टिफिशियल तरीके आ गए हैं, उनसे फलों को पकाया जाता है। जो सब्जियां हैं उन पे वैक्स का प्रयोग किया जाता है। चाय कॉफी जो हम लोग हर 2 टाइम लेते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उसमें भी आप देखते हैं आर्टिफिशियल कलरेंट्स मिक्स कर दिए जाते हैं जी। और आजकल स्ट्रीट फूड्स का जो है काफी ज्यादा प्रचलन चल चुका है, यंगस्टर्स में भी, इवन मिडिल एज वालों में भी। हर कोई आजकल स्ट्रीट फूड के शौकीन हो चुके हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम अपनी बॉडी में क्या कंज्यूम कर रहे हैं। अगर कोई चीज आपकी हानिकारक चीज अपनी बॉडी में आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके हर्जे खर्चे कौन भरेगा? आपको जो फूड सप्लाई की जा रही है, तो जो सप्लायर है वो लायबल कैसे ठहराया जाएगा? उसके लिए कई सारे हमारे देश में कानून है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत कम दिख रहा है। और उसका यही रीजन है कि लोग अवेयर नहीं है। अगर आप बाहर का खाना खा करके आपकी तबियत बिगड़ जाती है तो आप किस प्रकार से कंप्लेंट कर सकते हैं, आप कैसे अपने लिए न्याय मांग सकते हैं और कैसे इस चीज को बाकी लोगों तक पहुंचने से रोक सकते हैं। तो ये सारी चीजों की हम आज डिस्कशन करेंगे। क्या इसकी लीगल फुटिंग है, क्या लीगल ग्राउंड्स है और कैसे आपको चीजों कंप्लेंट्स को लॉन्च करना है। जी बिल्कुल। लीगल ग्राउंड्स की अगर हम बात करें मैम, तो हमारे देश में इस खाद्य मिलावट को नियंत्रित करने के लिए मुख्य कानून कौन से हैं? जी, जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 FSSA, ये एक एक्ट है। साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 का जो ये कानून है, उसके साथ साथ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, इसकी जो गाइडलाइंस है, इसके जो रेगुलेशंस है, वो भी हमारे लिए काफी यूजफुल है। साथ ही साथ इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंतर्गत जो इसेंशियल कमोडिटीज है, उसमें अगर अडल्ट्रेशन किया जाता है, मिलावट की जाती है, तो उसके लिए क्या पेनल्टीज है। ये कुछ कानून है जो हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, जिसकी हम आज चर्चा करके इसका नॉलेज गेन करके आगे अपने लिए काम करेंगे। जी मैम, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI, जिसका आपने जिक्र भी किया, जी, इसकी भूमिका क्या होती है इसमें? जी, ये एपेक्स बॉडी है हमारी कंट्री का, जो ये रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है फूड सेफ्टी को। साथ ही साथ ये स्टैंडर्ड सेट करता है कि फूड में क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। जब भी आप कोई खाने की चीज बाहर से लेते हैं तो उसका एक न्यूट्रिशनल वैल्यू आप देखते होंगे पैक्ड फूड्स में। वो सब कुछ रेगुलेट करने का और स्टैंडर्ड सेट करने का काम इस अथॉरिटी का है। साथ ही साथ जो सेफ्टी कंप्लायंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसको देखरेख करने का जिम्मेदारी भी इसी अथॉरिटी का है। अगर कोई रेस्टोरेंट्स है, उसमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है या नहीं, उसको इंस्पेक्ट करना। उसको अगर इंस्पेक्ट करने पे ये पाया जाता है कि हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा है, ना ही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई करना, ये भी काम इस अथॉरिटी का है। साथ ही साथ जो पेनल्टीज है इंपोज करना, अगर कोई फूड चेन है या फिर कोई रेस्टोरेंट है या कोई रेहड़ी है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में आ चुका है, तो अगर उन्होंने इन्फ्रिंजमेंट किया है किसी भी लॉ का, तो उसको पेनल्टीज इंपोज करना, ये सारे काम इस अथॉरिटी के हैं। जी मैम, भारतीय कानून के तहत खाद्य मिलावट के लिए दंड क्या निर्धारित किए गए हैं? क्योंकि कह सकते हैं कि ये बहुत गंभीर अपराध है, तो क्या सजा भी इसमें मिल सकती है? डेफिनेटली ये कंप्लेंट नेचर के मैटर्स हो जाते हैं। इसमें ये हो जाता है कि आपके ऊपर फाइन तो लगता ही लगता है, और अगर आपके
जो प्रोडक्ट्स है उसके माध्यम से अगर किसी व्यक्ति को हीनियस कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें कारावास इंप्रिजनमेंट के भी प्रावधान है। तो इसको आप देख सकते हैं 10 लाख तक का जुर्माना तक दिया गया है। आगे हम चल के कुछ केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें हैवी पेनल्टीज भी इंपोज की गई है। जी अमित। जी मैम, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 से कैसे अलग है? जी, अब हम पुराने और नए लॉ के बीच का कंपैरिजन देखेंगे। सबसे पहले अगर हम पुराना 1954 का जो कानून है उसको देखते हैं तो वो मिलावट को रोकने के लिए उसमें प्रावधान थे, लेकिन जो नया कानून है 2006 का जो कानून है वो एक होलसम चीज को बताया है और सेफ और होलसम फूड की परिभाषा तक उसमें बताई गई है, ना कि मिलावट को रोकना। उसमें अच्छा खाना क्या हो सकता है उसके स्टैंडर्ड सेट करना, ये नए कानून में दिया गया है। इसमें डिफरेंट अथॉरिटीज को भी इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ जैसे अडल्ट्रेशन को रोकना पुराने कानून का काम था, इसमें सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी के मेजर्स भी इंक्रीज कर दिए गए हैं। मॉनिटरिंग के एक्स्ट्रा प्रावधान इंक्लूड कर दिए गए हैं, सर्वेलेंस के एक्स्ट्रा प्रावधान इंक्लूड कर दिए हैं, पेनल्टीज को इंक्रीज कर दिया गया है और जो आउटकम है रिस्पॉन्सिबिलिटी फूड ऑपरेटर्स की है वो बढ़ा दी गई है नए कानून में। तो ऐसे देखा जाए तो पुराने लॉ से नए कानून में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स हुए हैं और साथ ही साथ और इंप्रूवमेंट्स आते जा रहे हैं नए नए रेगुलेशन से, क्योंकि आजकल नए नए केसेस हमको दिख रहे हैं। आजकल जैसे मोमोज हो गया या स्ट्रीट फूड्स जो हो गए, उसमें जिस प्रकार से जिस लेवल पे अडल्ट्रेशन पाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग नए नए रेगुलेशंस गाइडलाइंस भी आ रहे हैं। जी अमित। मैम, अगर कोई उपभोक्ता है क्या वो भी मिलावटी खाद्य उत्पाद मिलने पर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है? जी, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप कहीं खाना खाने गए और वहां पे आपके पास ऐसा खाना आ जाता है जो सब स्टैंडर्ड हो या जिसमें किसी तरह का कोई मिलावट हो और आपकी जानकारी में ये आ जाता है, तो आप सबसे पहले ऑनलाइन वेबसाइट है उसमें आप रिपोर्ट करें FSSAI की, और साथ ही साथ एक हेल्पलाइन नंबर है 1800112100। ये हेल्पलाइन नंबर है, इसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपके साथ एक अडल्ट्रेटेड फूड आपके सामने आया है और ये रेस्टोरेंट का नाम है, सारी डिटेल्स आप विवरण दें। और साथ ही साथ आप लोकल एक हेल्थ डिपार्टमेंट को भी एक कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आपको हुई क्षति के लिए मुआवजा भी आप मांग सकते हैं और उसके साथ साथ आप क्रिमिनल एक्शंस भी ले सकते हैं। क्रिमिनल एक्शंस में भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून आया उसकी धारा 274, 279, 286 के अंतर्गत भी आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें 6 माह तक का कारावास और 5,000 तक का जुर्माना भी इंपोज किया जा सकता है। आप सिविल एक्शन भी कर सकते हैं अगर आपको सही में क्षति पहुंची है इतनी ज्यादा कि आप हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, आपके पास मेडिकल बिल्स भी है, फूड के सैंपल्स भी हैं, तो आप एक सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें भी आप कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। जी अमित। जी मैम, भारत में खाद्य मिलावट कानूनों को लागू करने में किस तरह की चुनौतियां देखने को मिल रही हैं? जी, आप देखते हैं अनरेगुलेटेड है ये सेक्टर। आप n नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स देखेंगे लेकिन एक अथॉरिटी को आप नहीं देखेंगे कि वो कंटिन्यूअसली या टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन कर रहा है। रेयरली कभी साल में 1-2 बार हो गया तो इंस्पेक्शन हो गई। इंस्पेक्शन होने के बाद भी करप्शन इतना ज्यादा हमारी कंट्री में, अगर सब स्टैंडर्ड फूड मिल भी जाता है तो भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती उस रेस्टोरेंट के ऊपर। और पहली बात तो कंज्यूमर्स को नॉलेज में ही नहीं आता है। तो जो अथॉरिटीज है जिनके पास सारे मीडियम्स है, सारे टूल्स हैं कि वो टेस्ट कर सके खाना फ्रेश है या पुराना है। जनरली रेस्टोरेंट्स में आप देखेंगे कि एक बार ग्रेवी तैयार कर दी गई और उसी को हफ्ते भर चला रहे हैं, तो ये सब स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। साथ ही साथ कॉकरोचेस उनके किचन में पाए जाते हैं, तो हर कंज्यूमर जा करके ये देख नहीं पाता है कि उनके किचन में किस प्रकार से खाना बनाया जा रहा है। ये काम है अथॉरिटीज का जो रेगुलरली या रेड करके टाइम टू टाइम वहां इंस्पेक्शन करें। तो ये चैलेंजेस यही है इसमें अमित की जो अथॉरिटीज है वो रेगुलरली आते नहीं हैं। अगर आते हैं तो फिर वो बिना कोई कार्रवाई के भी चले जाते हैं। अगर कार्रवाई होती भी है तो एकदम माइनर सा फाइन इंपोज करके रेस्टोरेंट को फ्री छोड़ देते हैं। तो ये एक इनएडिक्वेट जो हमारे रिसोर्सेज है, इनएडिक्वेट हमारी अथॉरिटीज के एक्शंस है, वो एक काफी ज्यादा बड़ा चैलेंज है। साथ ही साथ कंज्यूमर अवेयरनेस है नहीं। आप रेस्टोरेंट में खाते आपको खाने से अगर समझ आ जा रहा है तो भी कंज्यूमर चलो हटाओ कोई बात नहीं करके चले जाते हैं। तो कंज्यूमर को भी अवेयर रहना है कि आप जो खाना खा रहे हैं और जो खाना और लोग भी उस रेस्टोरेंट में खाएंगे, तो आप अवेयर रहेंगे, आप एक्शन लेंगे तो फिर आपको अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ फूड भी मिल सकता है अगर आप अवेयर रहेंगे और आप इसमें एक्शन लेंगे तो। जी अमित। मैम, FSSAI के जिसका आपने जिक्र किया, ये खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन कैसे सुनिश्चित करता है? जी, जैसे हमने अभी वही बोला, अथॉरिटीज का काम है इंस्पेक्शन करना। तो सबसे बड़ा यही काम है कि इंस्पेक्ट करना और अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उस पर एक्शन लेना, ये काम FSSAI का ही है। और साथ ही साथ सैंपल कलेक्ट करना, सैंपल की टेस्टिंग करना।
सैंपल की टेस्टिंग करने पे अगर पाया जाता है कि जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स इन्होंने जो सेट किए हैं उससे निम्न स्तर का खाना अगर दिया जा रहा है या फिर भिन्न खाना दिया जा रहा है या कोई हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंसेस खाने में पाए जा रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना और पेनल्टीज इंपोज करना। तो ये सारा काम जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का FSSAI ही करता है। जी अमित। जी मैम, भारत के खाद्य मिलावट कानूनों में हाल के विकास की अगर हम बात करें तो वो क्या है? जी, जैसे फूड सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है वैसे फूड सेक्टर पे रेगुलेशंस भी धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं। आजकल आप देखते हैं ऑर्गेनिक फूड्स का कल्चर स्टार्ट हुआ है कि जिसमें पेस्टिसाइड्स यूज ना किया जाए वैसे खाने मार्केट में आ रहे हैं। उसकी प्राइसिंग भले ही हाई होती है लेकिन वो अगर गुड क्वालिटी है तो डेफिनेटली कंज्यूमर को वो कंसीडर करना चाहिए। सेकेंडली, आप ऑर्गेनिक फूड के साथ साथ GM फूड और जो फूड विदाउट एनी पकाया हुआ, बिना दवाई के पकाए हुए फल जो हो गए और जो सब्जियां फार्म फ्रेश जो सब्जियां हैं वो आप यूज करें, तो इसके लिए भी रेगुलेशंस काफी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। FSSAI हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहा है। आजकल पेस्टिसाइड्स वाले जो फूड है उस पे भी पेस्टिसाइड कितनी क्वांटिटी में डलनी चाहिए वो सारी चीजें भी रेगुलेशंस में आ गई हैं। इसके साथ साथ ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 भी आया था जिसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाने की बात की गई थी कि अगर हमारी कंट्री से कोई भी खाद्य पदार्थ दूसरी कंट्री में जा रहा है या दूसरी कंट्री से कोई भी खाद्य पदार्थ हमारी कंट्री में आ रहा है तो उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। इसके साथ साथ आज FSSAI ने एक रेस्टोरेंट्स के लिए एक निर्देश दायर किया है, इम्पोज किया है कि कोई भी खाना हो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू उसके मेन्यू के साथ उसको बताया जाए कि उसमें कितनी कैलोरीज होंगी और कैलोरीज के साथ साथ सिर्फ कैलोरी अवेयरनेस ही नहीं, साथ में उसमें क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, आप क्या प्रोटीन ज्यादा इंटेक कर रहे, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इंटेक कर रहे या क्या इंटेक कर रहे, वो सारा न्यूट्रिशनल वैल्यू आप अपने मेन्यू के साथ करें। और साथ ही साथ आजकल AI का भी जमाना है तो आप डेफिनेटली फूड को स्कैन करके तुरंत अपने फिंगर टिप्स पे पता कर सकते हैं ये खाना आपके लिए हेल्दी है या नहीं है। तो आप खुद भी कर सकते हैं और अथॉरिटीज ने भी ये चीजें अभी सहूलियत करा दी हैं। और अगर कोई रेस्टोरेंट नहीं करता है तो डेफिनेटली आपको रिपोर्ट करना चाहिए अगर फूड न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर सामने कस्टमर्स को नहीं प्रेजेंट किया जाता है तो धीरे धीरे करके ये सेक्टर काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। जी अमित। मैम, भारत में खाद्य मिलावट के अगर सामान्य तरीकों की बात की तो किस तरह से मिलावट की जाती है, सामान्य तरीके कौन कौन से हैं? जी, इससे हम अपने बचपन से शुरुआत करते हैं। दूध में मिलावट करने के लिए पानी आ गया, साथ ही साथ मसालों में मिलावट करने के लिए ब्रिक पाउडर और ये सारी चीजें आ गई कि एक्स्ट्रा कलरेंट डाल दिया गया। उसके बाद कुछ चीजों को छुपाने के लिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू को छुपाने के लिए कि खाना बासी है तो उसमें कुछ केमिकल्स ऐड कर दिए गए। उसके बाद कंटेमिनेट कर दिया गया खानों को। और जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उनमें पेस्टिसाइड्स के लिए जो डाल देते हैं, केमिकल्स डाल देते हैं, वो सारी चीजें आ गई। तो ये कई सारे ऐसे मेथड्स हैं जो इंडिया में कई बार सर्वे करने पे ये चीज पता चली है कि n नंबर ऑफ वेज से आजकल अडल्ट्रेटेड फूड आपके टेबल पे आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, आर्टिफिशियल फूड बना करके भी दिया जा रहा है जो दिखता तो असली खाने की तरह है लेकिन वो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी ज्यादा निम्न होता है। नेचुरल जो भी है, इसीलिए मेरी यही एडवाइस रहेगी जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स है उसी को आप यूज करें, फार्म फ्रेश फ्रूट्स का ही आप यूज करें। जी अमित। जी मैम, भारतीय सरकार खाद्य में रसायनों और संरक्षकों के उपयोग को कैसे नियंत्रित करती है? जी, इसके लिए सर्वे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम परमिसिबल लिमिट्स बता देते हैं केमिकल्स की और प्रिजर्वेटिव्स की फूड से रिलेटेड, तो जो हमारी सरकार है वो चीज को रेगुलेट करे, सैंपल्स कलेक्ट करे। इसके लिए हमने कई सारे ऐसे एग्जांपल्स भी देखे थे। मैगी का जो केस था उसमें भी हमने देखा था कि काफी ज्यादा मात्रा में उसमें केमिकल्स, लेड पाया गया था। तो वो लेड के कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, तो उसको इमीडिएट इफेक्ट से स्टे करके मैगी का जो प्रोडक्शन है वो बंद कर दिया गया था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो कस्टमर्स को बियॉन्ड लिमिट ऑफ अडल्ट्रेशन अगर देखती है तो उसमें डेफिनेटली एक्शन लिया जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है केमिकल्स का यूज को प्रतिबंधित करने के लिए स्टेप्स उठा रही है। बस उनके पास ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। इन्फॉर्मेशन जाने के बाद में उनके एक्शंस मैंडेटरी हो जाते हैं। तो ये किया जा रहा है, बहुत कम लेवल पे किया जा रहा है, लेकिन हम अगर अवेयर रहेंगे तो ज्यादा लेवल पे भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल। मैम, भारत में खाद्य सुरक्षा कानूनों का पालन करने के लिए खाद्य व्यवसायियों को क्या कदम उठाने चाहिए? जी, अब आपको अगर अपना एक फूड चेन स्टार्ट करना है स्मॉल से स्मॉल लेवल पे भी, तो आपको लाइसेंस तो लेना पड़ेगा। तो आपको FSSAI का लाइसेंस जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी से एप्लीकेशन दे करके आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपनी फूड की जो क्वालिटी है, सेफ्टी है और हाइजीन है उसको मेंटेन करना होगा।
और रेगुलरली आपको टेस्ट करना होगा और अथॉरिटीज भी रेगुलरली आपको टेस्ट करेगी कि आप आपके फूड जो है स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके साथ आप प्रॉपर रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करें कि आपके फूड का सोर्स क्या है, आप फूड को किस तरीके से आप प्रोसेस कर रहे हैं, किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी स्टेज में अडल्ट्रेशन किया जा सकता है, प्रिपरेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक के किसी भी स्टेज में जो अडल्ट्रेशन है वो किया जा सकता है। तो उस चीज का आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करें, आप अपने फूड को प्रॉपर लेबल करें, एक्यूरेटली लेबल करें कि उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स है, कितने प्रिजर्वेटिव्स है और उसकी एक्सपायरी डेट्स को मेंशन करें। तो इस तरीके से आप अपने नए बिजनेस को या फिर रेस्टोरेंट्स को जो कंप्लाई करना चाहिए वो ये सारे नॉर्म्स है। जी अमित। जी मैम, भारत में खाद्य मिलावट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर भी हम चर्चा करेंगे। जी, जैसे हम देखते हैं एफएसएसआई सिर्फ अकेली बॉडी नहीं है, ये साथ ही साथ कोलैबोरेट करता है गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में। आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ भी कोलैबोरेशन किया जाता है। फूड सेफ्टी और सेफ्टी डिपार्टमेंट, स्टेट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, जैसे अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं तो यहाँ की सेफ्टी डिपार्टमेंट होती है, उसके साथ भी कोलैबोरेशन किया जाता है। कस्टम्स अथॉरिटीज होती है उसके साथ भी, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इनके साथ भी कोलैबोरेशन किया जाता है। तो सिर्फ एक अथॉरिटी नहीं है जो इस पूरे सेक्टर को रेगुलेट कर रही है, कोलैबोरेशन में कई सारी अथॉरिटीज है जो आ जाती हैं और ये रेगुलेट करती है कि आप तक अच्छा खाना पहुंचे। जी अमित। बिल्कुल मैम, वहीं अगर हम अहम मामलों की बात करें तो क्या कोई ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रकाश में हो और खाद्य मिलावट पर एक करारा प्रहार वो हो? जी, इसके लिए मैं केस लॉ डिस्कस करना चाहूंगी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड वर्सेस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैगी केस भी जिसको बोलते हैं। एक्सेसिव मात्रा में जब लेड पाया गया था मैगी में तो इस चीज को काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया था और एक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया था। इसके अलावा आप पेप्सी को और कोका कोला के अगेंस्ट में भी देखेंगे कि हाई पेस्टिसाइड लेवल पाया गया था पेप्सी और कोका कोला दोनों सॉफ्ट ड्रिंक्स में। तो इसमें जो सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट इन 2003 इन्होंने ये सर्वे कंडक्ट किया और उसमें उन्होंने पेस्टिसाइड्स पाया था इन फूड्स में, तो जिससे भी काफी ज्यादा अलार्मिंग है कि जो इजीली अवेलेबल सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारे पास मिल रही है तो उसमें क्या इतनी ज्यादा पेस्टिसाइड्स जैसी चीजें हम अब कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ था उस टाइम पे। काफी ज्यादा कोशिश भी की गई ये दोनों कंपनीज के द्वारा अपने रेपुटेशन को रिस्टोर करने के लिए, बट स्टिल वी नो आज भी अवेलेबल है, उस वक्त भी अवेलेबल थी, तो इसलिए अवेयरनेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस देखेंगे। इसमें भी आप देखते हैं क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम में काफी ज्यादा क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया था। तो आप आइसक्रीम भी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें भी अगर सैम्पलिंग में ये चीज पाई जा रही है तो काफी ज्यादा चिंता का विषय है। जी अमित। बिल्कुल, तो आज हमने लीगल लिटरेसी में चर्चा की खाद्य मिलावट को रोकने वाले जरूरी कानूनों पर। हमने जाना कि किस तरह एक उपभोक्ता के तौर पर भी जनहित से जुड़े इस विषय पर आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, वहीं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए कौन से कदम उठाने जरूरी हैं, और इस विषय पर हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी ने हमें जानकारी दी। मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आकर दर्शकों को इस विषय पर जरूरी जानकारी देने के लिए। इसी के साथ लीगल लिटरेसी में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।